कोई सीट नहीं दी और अब वो उन्हें चुनावी मैदान में उतार रहे हैं उनके ही परिवार के खिलाफ। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी कोई रणनीति के तहत ही अपर्णा यादव को उतारने की। इसके अलावा लोकसभा चुनावों में भी उन्हें किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं दिया गया, ना ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो कुल मिलाकर के जो अपर्णा यादव के साथ बातचीत हुई है या अपर्णा यादव के प्रति जो बीजेपी आलाकमान का रुख रहा है वो लगातार ही कहीं ना कहीं दरकिनार कर देने वाला रहा है, जिसके बाद अब प्रबल संभावना है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद शायद अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें 2019 में जिस तरह चुनाव में गए, एक बड़े अंतर से उन्होंने यहाँ पर निरहुआ को हराया था और निरहुआ ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं भगवान का लिखा भी मिटा सकता हूँ, लेकिन उस चुनाव में उनकी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। छठा चरण और आज आखिरी प्रचार प्रसार है। उत्तर प्रदेश में एक चर्चित सीट बनती हुई नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है और वो सीट है आजमगढ़। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कब्जा जमाए हुआ है। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ये सीट अपने पाले में करती हुई नजर आएगी? क्या दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या धर्मेंद्र यादव चुनाव समाजवादी पार्टी को जिता पाएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं क्योंकि चर्चा आजमगढ़ को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएगी, लेकिन दिनेश लाल निरहुआ के लिए। लेकिन आखिरकार क्यों जो अपर्णा यादव अब तक भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं बना पाई है? अपर्णा यादव को हर बार भारतीय जनता पार्टी साइड करती हुई नजर आ रही है और आज अपर्णा यादव का आजमगढ़ में प्रचार प्रसार करना क्या दर्शाता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद लगाकर बैठी हैं? क्या अपर्णा यादव के बलबूते पर आजमगढ़ में निरहुआ चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल न्यूज रूम में मौजूद अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि बात करें कि 2019 में अखिलेश यादव ने दिनेश लाल निरहुआ को हराया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और यहाँ से उन्होंने अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपचुनाव हुआ 2022 में। दिनेश लाल निरहुआ का मुकाबला धर्मेंद्र यादव से हुआ। धर्मेंद्र यादव हार जाते हैं, लेकिन क्या इस बार चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, हार जीत का अंतर अगर 2022 का भी देखा जाए तो बहुत मामूली सा था। उस समय जिससे देखा गया कि गुड्डू जमाली जो बीएसपी के प्रत्याशी थे उनके हक में तकरीबन 2.5-3 लाख के आसपास वोट आए। अब वो सपा पार्टी में शामिल हो गए। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि एक जो माहौल है वो सपा पार्टी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें 2019 में जिस तरह चुनाव में गए, एक बड़े अंतर से उन्होंने यहाँ पर निरहुआ को हराया था और निरहुआ ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं भगवान का लिखा भी मिटा सकता हूँ, लेकिन उस चुनाव में उनकी हार हो जाती है। तो देखिए, हार जीत के पैमाने ऐसा नहीं है कि आपके कहने से हार जीत तय हो जाती है। मतदाता अगर आपके काम से, आपके जो प्रचार है या जो आपके जो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए प्लान है, अगर उससे खुश होती है तो जाहिर बात है कि आपके पक्ष में वोट करते हुए नजर आती है। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल देखा जाता है उसमें वाकई में अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या उन्होंने काम किए, जो वायदे आपसे किए थे क्या पूरे हो पाए और क्या निरहुआ आजमगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए। अब उनको ये बताना पड़ेगा। अगर वो ये काम नहीं कर पाए होंगे, जनता की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतर पाए होंगे, तो शायद जनता भी उनको नकारती हुई नजर आएगी। और अगर 2022 के चुनाव को भी देखा जाए तो वो हार जीत का जो कह सकते हैं अंतर था वो बहुत हजारों में था और ऐसा नहीं है कि लाखों में था। तो यही कहा जा रहा है कि अगर गुड्डू जमाली इस तरफ आ गए हैं तो बहुत हद तक मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ पाने में यहाँ से धर्मेंद्र यादव सफल हो सकते हैं। और जिस उम्मीद में बीएसपी ने यहाँ से एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, शायद वो उम्मीद बीएसपी के लिए भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि गुड्डू जमाली का कद अलग था और यहाँ पर जिस तरह बीएसपी सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आती है और अखिलेश यादव हो या सपा का कोई बड़ा नेता हो, हमेशा ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई मायावती ने सिर्फ वोट काटने की राजनीति की है, लेकिन इस बार वो राजनीति भी उनकी बेअसर होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब देखने को मिलेगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर माहौल की बात की जाए तो जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हमेशा एक्टिव रहा करते थे, इस चुनाव में थोड़ा बुझे रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है ये वो बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि आज प्रचार का लास्ट डे है, तो क्या कमाल यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर आएगा और क्या वाकई में जो कह सकते हैं बीजेपी है उसके पक्ष में माहौल बनेगा या सपा के पक्ष में माहौल बनेगा, ये 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। और जब 4 जून को मतदान की काउंटिंग होगी उसके बाद नतीजे साफ
हो जाएंगे। एक और सवाल रहेगा सर, 2019 में ये कहा गया था कि बसपा और सपा का गठबंधन था जिसकी वजह से सपा यहाँ से जीतते हुए नजर आई थी, लेकिन अब ये गठबंधन नहीं है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि हार का सामना करना पड़ सकता है। देखिए नाज़मीन, 2019 में गठबंधन था लेकिन 22 में तो नहीं था। हम 22 का जिक्र करें तो वहां पर भी बड़ी मुश्किल से जो निरहुआ है वो कुछ हजार वोटों से चुनाव जीतते हैं। तो ये बताता है अपने आप में कि धर्मेंद्र यादव, क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा थे, धर्मेंद्र यादव वहां पहुंचे और इस सब के बावजूद भी जो वोट उनके फेवर में आए वो ये बताते हैं कि हार जीत का अंतर महज बहुत थोड़ा सा था। और अगर यहाँ पर सपा सही रणनीति के साथ में चुनाव में उतरी और वोटरों को साध पाई, यानी कि जो मुस्लिम वोट बैंक है अगर वो सपा के पक्ष में यहाँ पर आया तो जीत मेरे ख्याल से उनकी तय है। क्योंकि गुड्डू जमाली के हक में आप देखिए कि 2.5 से 3 लाख वोट आने का मतलब ये था कि तमाम जो मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने गुड्डू जमाली के फेवर में वोट किया होगा। अब गुड्डू जमाली खुद जब सपा की तरफ आ गए हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो मतदाता मुस्लिम हैं वो सपा को फेवर करते हुए नजर आएंगे। जी, गुड्डू जमाली जो अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, इसके बलबूते पर भी कहा जा रहा है कि अच्छा खासा वोट बैंक समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है। जहां गुड्डू जमाली सपा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, सपा के साथ हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें तो पूरा का पूरा यादव परिवार धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए जुट जाता है। अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव हो या फिर शिवपाल यादव हो, तमाम यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धर्मेंद्र यादव की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार अपर्णा यादव कहां गायब है? आखिरकार अपर्णा यादव चुनाव प्रचार प्रसार जो करती हुई दिखाई दे रही है वो भी आखिरी समय पर, ऐसा क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है या खुद अपर्णा यादव आजमगढ़ पर आकर प्रचार प्रसार करना चाहती थी? शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है जो अपर्णा यादव उम्मीद लगा रही थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगी, टिकट नहीं दिया जाता है, उसके बाद प्रचार प्रसार की बात करें तो वो तमाम सीटों पर इतना नजर नहीं आई। रामपुर की सीट पर बात करें, यहाँ पर भी एक बार देखने को मिली, लेकिन आजमगढ़ की बात करें वो आखिरी दिन पर देखने को मिल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपर्णा यादव को आगे किया है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा हमेशा से माना जाता है? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से अपर्णा यादव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने उन्हें कोई सीट नहीं दी है। अपर्णा यादव ने उम्मीद लगाई थी कि उन्हें रायबरेली सीट मिलेगी मैदान में उतरने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें कोई सीट नहीं मिली और उनका इस बार जो लोकसभा चुनाव लड़ने का जो सपना था वो सपना ही रह गया। ऐसे में अपर्णा यादव, इस बीच अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव कुछ समय के लिए लगातार थोड़ी बहुत चर्चाओं में आ रही हैं। उन्होंने तमाम बयान भी दिए हैं और उन्होंने जब वोटिंग हो रही थी कुछ चरणों के बीच में उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि आप घर से निकलकर वोट डालिए और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनका समर्थन कीजिए और जो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने उन्हें कोई सीट नहीं दी और अब वो उन्हें चुनावी मैदान में उतार रहे हैं उनके ही परिवार के खिलाफ, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी कोई रणनीति के तहत ही अपर्णा यादव को उतारने की कोशिश कर रही है और वहां से वो कोशिश कर रही है कि यादव जो समुदाय है उसका जो वोट बैंक है वो अपर्णा यादव कहीं ना कहीं बटोर सके और वो समाजवादी पार्टी की ओर ना जा सके। देखिए, अपर्णा यादव जहां समाजवादी पार्टी की तरफ ना जा सके इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, लेकिन अपर्णा यादव पर निर्भर करता है कि आखिरकार वो क्या यहां पर फैसला लेती हुई नजर आएंगी। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, क्या लगता है, अब तक अपर्णा यादव गायब नजर आई लेकिन अचानक प्रचार प्रसार करती हुई आजमगढ़ पर आज नजर आएंगी, क्या मायने हैं इसके और क्या अपर्णा यादव आने वाले वक्त में सपा का दामन थाम सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से अपर्णा यादव एकदम से सक्रिय नजर आई, आप गौर करेंगे यहाँ पर 1 जून को जिस प्रकार से 7वें चरण का मतदान होना है उसके लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 14 मई यहाँ पर थी, जो गुजर चुकी है और लगभग 8-9 दिन उसे वहां पर हो चुके हैं। ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर इस पूरे चुनावी माहौल में लगातार ये सवाल बना रहा 14 मई से पहले तक कि क्या अपर्णा यादव को किसी ऐसी सीट से यहाँ चुनावी मैदान में उतार देंगे जो कुछ हद तक सुरक्षित भी हो और यहाँ पर आखिरी वक्त में जाकर के उस पर नामांकन भरा जा सके। लेकिन 14 मई को माफ कीजिए, यहाँ पर ये साफ हो चुका था कि नहीं, अपर्णा यादव अब कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि आखिरी चरण में भी यूपी की जिन सीटों पर मतदान होना है वहां पर भी नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब अचानक से जिस प्रकार से आजमगढ़ में
सक्रिय भूमिका में नजर आती है अपर्णा यादव, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फिर से कई सवालों को जन्म देता है। सवाल उस वक्त भी थे जब अपर्णा यादव सक्रिय नहीं थी और सवाल अब फिर उठ खड़े हुए हैं जब अपर्णा यादव सक्रिय यहाँ पर हो गई है। अब निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और एक किसी भी सीट यहाँ पर अपर्णा यादव को वहां से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके अलावा लोकसभा चुनावों में भी उन्हें किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं दिया गया, ना ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो कुल मिलाकर के जो अपर्णा यादव के साथ बातचीत हुई है या अपर्णा यादव के प्रति जो बीजेपी आलाकमान का रुख रहा है वो लगातार ही कहीं ना कहीं दरकिनार कर देने वाला रहा है, जिसके बाद अब प्रबल संभावना है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद शायद अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी से चली जाए। एक और सवाल रहेगा कि दिनेश लाल निरहुआ की बात करें जो जीत का दावा करते हुए नजर आते हैं, बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव लेकिन आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है किसकी जीत यहां पर सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए नाज़मीन, इसमें कई चीज़ें हैं। जिस प्रकार से अभी आपकी बातचीत के दौरान मैंने अमन जी को सुना, साफ तौर पर उन्होंने गुड्डू जमाली की भूमिका का जिक्र किया था। 2022 का मुझे वो उपचुनाव आजमगढ़ का याद आता है जब अखिलेश यादव ने विधानसभा जीतने के बाद वहां से अपना इस्तीफा सौंपा और फिर उस उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। धर्मेंद्र यादव को हराने में दिनेश लाल निरहुआ यादव कामयाब जरूर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर उसमें गुड्डू जमाली की बड़ी भूमिका रही थी। गुड्डू जमाली जो लगभग 2,66,000 वोट वहां से हासिल करते हैं और अब देखिए गुड्डू जमाली के उस 2,66,000 वोट हासिल करने में यहां पर समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ यादव के बीच महज 8,000 वोटों का अंतर रहा था। अब आप मान लीजिए कि गुड्डू जमाली अगर उस वक्त चुनाव न लड़ती या बसपा का उस वक्त यहां पर समर्थन समाजवादी पार्टी को होता तो क्या यहां पर दिनेश लाल निरहुआ यादव जीत जाते? क्या भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जीत जाती? बिल्कुल नहीं जीत पाती। और ये चीज हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की उन 15 सीटों में से कई सीटों पर देखने को मिली जहां उस वक्त महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। और यहां पर केवल बसपा की बात नहीं है, गुड्डू जमाली की भी बात की जाए तो यहाँ पर गुड्डू जमाली का खुद का भी एक मजबूत जनाधार है, जिसका कारण यही था कि उपचुनाव में वो 2.5 लाख से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रही थी। और अब जब गुड्डू जमाली को विधान परिषद समाजवादी पार्टी ने भेज दिया है पार्टी में शामिल होती, निश्चित तौर पर इससे आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो समाजवादी पार्टी है उसकी जो मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ी है। और सपा की मजबूती बढ़ने से यहाँ पर दिनेश लाल निरहुआ यादव की चिंताएं भी बढ़ी है। और जिस प्रकार से आपने पर सवाल किया कि बदायूं से अब दिनेश लाल निरहुआ यादव के खिलाफ धर्मेंद्र यादव को यहां लाया गया है, तो अब अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव मजबूत स्थिति में भी नजर आते हैं, जहां पर दिनेश लाल निरहुआ यादव के लिए जो अपनी सीट है उसे बचाने की चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ पर इस बार जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी इस सीट से 3 बार चुनाव यहां पर जीत चुकी है, लेकिन 2 बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत यहां पर हासिल की, चुनाव जीता, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुश्किल माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि सपा का सपा के हाथों में वापस लौट जाएगा। लेकिन देखना होगा कि अब 25 मई को मतदान होंगे, जनता किसे चुनती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।